नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ कर रही है। नोटबंदी का मामला, दरअसल जस्टिस बी.आर. गवई फैसला पढ़ रही है। नोटबंदी के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई उस पर 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है, कार्रवाई शुरू हो गई है और कुछ ही समय बाद फैसला सामने आ जाएगा। तो नोटबंदी मामले में सुप्रीम फैसला आज 58 याचिकाओं पर फैसला आएगा। नोटबंदी के खिलाफ ये तमाम याचिकाएं दाखिल हुई और इससे पहले 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। नोटबंदी पर यह फैसला आज 58 याचिकाओं पर आएगा। 5 जजों की बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। फैसला पढ़ा जा रहा है और कुछ ही देर में पूरे देश के सामने ये फैसला होगा। अपने अपने तर्क सामने आए हैं। केंद्र का कहना है नोटबंदी से डिजिटल अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है, तो वहीं कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई। नोटबंदी से कईयों को नुकसान हुआ, बड़े बड़े रोजगार बंद हो गए। तो अपनी अपनी दलील है, अपने अपने कारण बताए जा रहे हैं। अब 5 जजों की ये बेंच क्या फैसला सुना रही है, ये आपको बताएंगे। फिलहाल फैसला पढ़ा जा रहा है और कुछ ही समय बाद ये फैसला सबके सामने होगा। 58 याचिकाएं दायर की गई थी नोटबंदी के खिलाफ। कहा यह गया था कि नोटबंदी करते समय नियमों की अनदेखी हुई है। इसको लेकर के 58 याचिकाएं दायर की गई हैं। इससे पहले भी इस पूरे मामले में सुनवाई हो चुकी है। फैसला जो था उसे सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब एक बार फिर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जस्टिस बी.आर. गवई फैसला पढ़ रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रखा था। नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज आने वाला है। तो जस्टिस बी.आर. गवई पढ़ रहे हैं सुप्रीम फैसला। 7 दिसंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को जायज मान लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोटबंदी पर दायर सभी याचिकाएं यानी कि 58 की 58 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तमाम याचिकाएं खारिज करते हुए नोटबंदी को जायज माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या फैसला लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसी के साथ देखिए, जो केंद्र सरकार लगातार कह रही थी कि हमने अर्थव्यवस्था के लिए ये किया, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया, ये केंद्र की तरफ से अपने पक्ष रखे गए थे। तो फैसला सुनाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला पढ़ा गया। लेकिन देखिए, नोटबंदी पर जो याचिकाएं दायर की गई थी, 58 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं नोटबंदी के खिलाफ दायर की गई थी। तो ये सुप्रीम फैसला केंद्र सरकार के हक में। नोटबंदी पर दायर तमाम याचिकाएं खारिज। 58 याचिका खारिज करते हुए नोटबंदी को सही ठहराया गया है। सरकार का नोटबंदी का फैसला सही था और इसी के साथ केंद्र सरकार को ये सुप्रीम राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां नोटबंदी को जायज मानते हुए तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। अपने अपने तर्क थे, लेकिन अब वो तर्क सब पीछे छूट गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला नोटबंदी पर और नोटबंदी को जायज ठहराते हुए केंद्र सरकार को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये एक जज का फैसला है, 5 जजों की पीठ ये फैसला सुनाएगी। तो एक जज का फैसला सामने आ चुका है। उन्होंने जायज माना है नोटबंदी को और सभी जो याचिकाएं दायर की गई थी उन्हें खारिज कर दिया है। 58 याचिकाओं को एक जज ने खारिज कर दिया है। 5 संविधान पीठ की बेंच इस पूरे मामले में अपना फैसला सुना रही है, लेकिन ये एक जज का फैसला सामने आ चुका है अभी तक। जस्टिस गवई का ये फैसला है, जिन्होंने फिलहाल इन 58 याचिकाओं को रद्द कर दिया है और नोटबंदी को जायज माना है। तो 5 जजों की बेंच है। एक जज जस्टिस गवई, जिनका ये फैसला, जिनके मुताबिक नोटबंदी सही थी, नोटबंदी जायज थी, केंद्र सरकार की तरफ से जो किया गया वो सही किया गया। जस्टिस बी.आर. गवई का ये फैसला सामने आया है। 5 जजों की ये बेंच है। बाकी 4 जजों का फैसला भी पढ़ा जा रहा है और जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी भारत 24 हर अपडेट आपको बताता जाएगा।
तो केंद्र ने जब नोटबंदी की थी उनकी तरफ से यह साफ कहा गया था कि काले धन को बाहर निकालने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम ये फैसला ले रहे हैं और इसी को लेकर के इसके खिलाफ, नोटबंदी के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थी। लेकिन 5 जजों की बेंच में से एक ने अपना फैसला सामने रख दिया है। उन्होंने नोटबंदी पर जो याचिकाएं दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है और नोटबंदी को सही बताया है, जायज उनकी तरफ से बता दिया गया। हालांकि नोटबंदी के बाद से ही तमाम सवाल उठ रहे थे, बहुत से लोग इसके विरुद्ध में खड़े थे, तमाम विपक्ष इसका विरोध कर रहा था और लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से लगातार एक ही बात कही जा रही थी कि ये अर्थव्यवस्था के लिए किया गया है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए किया गया है। और इस पूरे मामले में इससे पहले भी सुनवाई हुई, उस वक्त इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज इस पर सभी की नजरें टिकी रही कि क्या कुछ फैसला सामने आएगा। हालांकि एक जज ने अपना मत सामने रख दिया है, लेकिन अभी 4 जजों का फैसला सामने आना बाकी है। बिल्कुल, तो इसका इंतजार लगातार जारी है और फैसला पढ़ा जा रहा है, आपको भी बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को जायज मान लिया है। जस्टिस गवई के मुताबिक ये फैसला जायज था, केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया सही कदम था, सरकार का ये सही फैसला था। नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। जिस तरह के आरोप लगते आए कि सही नियम कानून फॉलो नहीं किए गए, सही गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई, अचानक से नोटबंदी का ये फैसला जनता पर थोप दिया गया। लेकिन अब इन तमाम 58 याचिकाओं को जस्टिस BR गवई ने खारिज करते हुए नोटबंदी का ये फैसला सरकार का सही ठहराया और इसी के साथ केंद्र सरकार को ये राहत दी गई। तो नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। नोटबंदी आपको याद होगी जिसकी अब हुई थी, उस वक्त तमाम लोग, पूरा देश ही कह सकते हैं कि लाइनों में लगा था नोटबंदी के बाद और उसी के बाद से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। बहुमत से नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रखी है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है, एक जज का फैसला अब तक सामने आ चुका है और बाकी के फैसले सामने आने बाकी है और इसी पर नजर टिकी है कि क्या फैसला लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही बता दिया है, जैसा कि केंद्र सरकार लगातार जिक्र कर रही थी कि हमने नोटबंदी क्यों की है, लेकिन विपक्ष और इसी के साथ तमाम लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर नियमों की अनदेखी हुई है नोटबंदी करने के दौरान। लेकिन नोटबंदी पर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। कुल 58 याचिकाएं दायर की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नोटबंदी की प्रक्रिया के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये कहा गया। 5 जजों की बेंच का 4-1 को इस वक्त बहुमत नजर आ रहा है। दरअसल एक जज ने अपना मत सामने रख दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को जायज माना है और 5 जजों की बेंच से ये फैसला। फिलहाल 58 याचिकाएं खारिज करते हुए नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना बताते हुए नोटबंदी को सही बताया गया है। 5 जजों की इस बेंच का 4-1 से बहुमत का फैसला सामने आया और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। सुमित हमारे साथ है। सुमित, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट, क्या साफ हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को ये राहत देते हुए नोटबंदी को जायज ठहरा दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है नोटबंदी मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जिस तरह से नोटबंदी का जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया था उसको कानूनी तौर पर सही करार दिया है और 58 याचिकाएं नोटबंदी के खिलाफ जो दायर की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ में से ये 4-1 से बहुमत का फैसला आया है, जिसमें जस्टिस नागरत्नम ने अलग जाकर फैसला दिया है, यानी कि इसके विपरीत जाकर फैसला दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो 4 जज थे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर के अलावा, जस्टिस गवई के अलावा जो 2 अन्य जज थे, उन्होंने सरकार के फैसले को सही करार दिया है। और यहां तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि सरकार और RBI के पास ये अधिकार है कि वो काले धन पर रोक लगाने, जाली नोट पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के कदम जो हैं वो उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि तय प्रक्रिया का पालन यहां सरकार ने नहीं किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ कर दिया है कि सरकार ने जो प्रक्रिया जिस तरह से अपनाई थी वो बिल्कुल कानूनन तौर पर सही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से डिसीजन की फाइल जो है वो अपने पास मंगवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हमने तमाम फाइलों का अध्ययन किया है, उसके बाद हमने पाया है
कि सरकार का ये जो फैसला था वह कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर सही था। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगा दी है। यानी कि जिस तरह से याचिका का जो तर्क था कि सरकार ने जो फैसला लिया था वो कहीं ना कहीं एक तरफा फैसला था, आरबीआई को ध्यान में ना रखते हुए यह फैसला था, लेकिन यानी इस दलील सुमित, को यहाँ पर सुप्रीम सरकार कोर्ट को ने क्लीन खारिज कर चिट तो दिया मिल है। गई है। अब ऐसे में जो याचिका करता रही हैं, जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनका क्या रुख आप देख रहे हैं? क्या उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? देखिए, अभी भी 5 जजों की संविधान पीठ में से 4 जज जो हैं वो अभी फैसला पढ़ रहे हैं, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई जब अपने फैसले को पढ़ रहे थे तो तमाम बातों का उन्होंने उल्लेख कर दिया। यहां तक उन्होंने बताया कि 4 जजों का जो फैसला है वह सरकार के नोटबंदी के फैसले के साथ है। बाकी एक जो जज हैं जस्टिस नागरत्नम, उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार ने जो तय प्रक्रिया अपनाई थी वह उचित नहीं थी। हालांकि बहुमत का फैसला ही सुप्रीम कोर्ट में मान्य रहता है। 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। माफ कीजिएगा, 4 जजों ने सरकार के फैसले पर, नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगा दी है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें याचिकाकर्ताओं की, तो एक बड़ा झटका याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से लगा है, क्योंकि उनका यह मानना था कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले को गलत करार देगा तो वो मुआवजा के हकदार होंगे। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि मुआवजे का जहां तक सवाल है वो अब नहीं मिल सकेगा, क्योंकि याचिकाकर्ता लगातार ये मान रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस डिसीजन को गलत करार देगा तो वो मुआवजा की अपील दोबारा कर सकेंगे। लेकिन सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार और आरबीआई का यह एक तरह से क्षेत्राधिकार है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अतिक्रमण नहीं कर सकता है, और जो फैसला लेने का जहां तक सवाल है उसके लिए आरबीआई और सरकार पूरी तौर पर स्वतंत्र हैं, और जो फैसला लिया गया था वो तय प्रक्रिया के तहत ही लिया गया था। लिहाजा जो याचिकाकर्ता जो तमाम आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। लिहाजा 58 याचिकाएं जो नोटबंदी के खिलाफ थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन तमाम याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील पेश हुए थे पी चिदम्बरम, उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक एक तरह से सुनवाई के दौरान राजनीतिक मसला उठाने का यहाँ सवाल जो है कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता उठा रहे थे। क्योंकि अगर आप एक कांग्रेस नेता हैं और वकील भी हैं, तो अगर आप याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मसला यहाँ जरूर उठता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सीधे तौर पर साफ कर दिया है, क्योंकि अगर हम बात करें सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर ली थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो 3 दिनों के अंदर डिसीजन की जो फाइल है वो कोर्ट के अंदर जमा कराए। और कोर्ट ने अपने फैसले में बाकायदा यह भी कहा है कि हमने उन तमाम फाइलों को एग्जामिन किया है और हमने ये पाया है कि आरबीआई और सरकार ने जो फैसला लिया था वो कानून सम्मत था, संवैधानिक तौर पर सम्मित था, संवैधानिक तौर पर सही था। क्योंकि संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, संविधान पीठ का फैसला है, तो संविधान पीठ ने संवैधानिक पहलुओं पर गौर किया है और एक लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर की है। और कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हमने तमाम पहलुओं पर गौर किया है और फाइल पढ़ने के बाद हमें लगता है कि संवैधानिक तौर पर सरकार का जो फैसला है वह बिल्कुल सही था, और याचिकाकर्ता ने बेवजह टूल देने की यहाँ कोशिश की थी और लंबी सुनवाई यहाँ चली थी। 3 जजों की बेंच ने 5 जजों के मामले को भेजा था, रेफर किया था, और संविधान पीठ 5 जजों की संविधान पीठ ने लंबी सुनवाई करने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जिस तरह से नोटबंदी को लेकर सवाल उठ रहे थे उस पर अब जरूर विराम लग जाएगा, क्योंकि संविधान पीठ ने साफ तौर पर कह दिया है कि आरबीआई और सरकार जो है वो इस तरह के फैसले लेने के लिए बाकायदा स्वतंत्र है, और सरकार ने तय प्रक्रिया का यहाँ पालन किया था। जो कि याचिकाकर्ता जो सवाल उठा रहे थे, याचिकाकर्ता जो बार बार सरकार के नियत पर सवाल उठा रहे थे, वह कहीं ना कहीं गलत था। तो 4-1 से बहुमत का फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का सामने आ गया है, जिसमें नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है और नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर यहां लगा दी है। बिल्कुल, देखिए सुमित, अब नोटबंदी पर सुप्रीम मोहर लग गई है। जुडिशरी का ये फैसला है, पूरे देश को मान्य है, लेकिन बावजूद इसके कई इस तरह के इल्जाम हैं, क्योंकि जो दावे किए गए थे वो यही कि नकली करेंसी का सर्कुलेशन बंद होगा, करप्शन कम होगा, लेकिन उसके बावजूद इसके बाद भी इस तरह की तमाम गतिविधियां जारी रही हैं, तो उसको लेकर भी सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। अब उसका क्या? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बाद मुझे लगता है कि इस पर पूर्वविराम लग जाएगा, इस पर विराम जरूर लगेगा, क्योंकि 5 जजों की संविधान पीठ का यह फैसला है, 4-1 से बहुमत का फैसला है,
और 4 जजों का मानना है कि आरबीआई और सरकार इस तरह के अगर कार्रवाई करती है, जाली नोट, फेक करेंसी पर लगाम लगाने के लिए, ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है, तो उसके लिए सरकार स्वतंत्र है और कहीं ना कहीं इसकी न्यायिक समीक्षा जो है वो नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह सरकार का और आरबीआई का एक तौर पर अधिकार है कि वह नोटबंदी को लेकर जो है अगर कदम उठाती है तो उसके पीछे की मंशा को समझना बहुत ही उचित है। ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है, क्योंकि यहाँ फेक करेंसी, जाली नोट को रोकने की कवायद थी, ब्लैक मनी को यहाँ पर पाबंदी लगाने की यहाँ कोशिश की गई थी, यहाँ तक कि काले धन का जहाँ तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने हलफनामे में बात कहा था, कहीं ना कहीं उससे सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक जाहिर किया है और कोर्ट ने कहा है कि इस पर आरबीआई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुहर लगाता है, सरकार के फैसले पर कोर्ट जो है अपनी मुहर लगाता है। तो निश्चित तौर पर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह एक तरह से इस पर पूर्णविराम जरूर लग जाएगा, क्योंकि एक बड़ा झटका याचिकाकर्ता के लिए है, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम जब कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने तर्क दिया था कि यह सिर्फ एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफा फैसला था, आरबीआई को ध्यान में ना रखते हुए यह फैसला लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उन तमाम आरोपों का एक तरह से खंडन जरूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फैसला लिया गया था, हमने जो फाइल मंगवाई थी, डिसीजन जो सरकार ने ली थी, उन तमाम डिसीजनों की फाइल का हमने अध्ययन किया है, उसके बाद हम ये फैसला सुना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ ने जो फैसला लिया है, जो सरकार ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था और आरबीआई और सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है और जो फैसला सरकार ने अब तय प्रक्रिया का जो पालन किया था वो बिल्कुल सही था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका उन याचिकाकर्ताओं के लिए है जो कि याचिका के बहाने एक राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, क्योंकि पी चिदम्बरम की मैंने दलील कई दफा हमने सुप्रीम कोर्ट में सुनी थी। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि यह जो फैसला सरकार का नोटबंदी का फैसला है वो संवैधानिक तौर पर सही है और याचिकाकर्ता की जो दलील थी उससे इत्तेफाक सुप्रीम कोर्ट नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ याचिकाकर्ता का सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि सरकार ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, लेकिन संविधान पीठ ने साफ कर दिया है कि तय प्रक्रिया का पालन किया गया था और हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर नहीं कर रहे हैं, हमने फाइल देखी है, हमने फाइल कोर्ट की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं होती और यहाँ याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है। बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, तो अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के कंझावला की बात करेंगे, जहां लड़की से दरिंदगी हुई है और इस वारदात से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है जिसमें आरोपियों की गाड़ी दिखी है। तो ये तस्वीर है दिल्ली की उस रात की तस्वीर जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ एक लड़की की जान जा रही थी। इस गाड़ी से घसीटते हुए 8 किलोमीटर तक इस युवती को ये शख्स ले गए। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से दरिंदगी यहाँ पर की गई बेटी के साथ। और ये देखिए, ये गाड़ी जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये वही कार है जिसमें देश की बेटी को घसीटते हुए लेकर के जाया गया। और इस पूरे मामले से लेकर के हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, पलक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इसी के साथ आनंद जो कि परिजनों के साथ मौजूद है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्योंकि आप उनके परिजनों के घर पर ही वहां पर मौजूद है, लड़की के घर पर उनके परिजनों के साथ, वहां पर क्या तस्वीर है, परिजन क्या कह रहे हैं, क्या उनकी तरफ से मांग की जा रही है? जी, अगर बात करें परिजन की तो परिजनों के मैं घर के सामने खड़ा हूँ, सामने वाला घर ही व्यक्ति का है, उन्हीं सबका है। तो आप देख सकते हैं रो रो के लगातार परिजनों के हाल बेहाल हैं, आप आवाज़ यहाँ तक रोने की सुन सकते हैं। और उसके बाद लेकिन इस घटना के बाद आसपास के अगर स्थानीय निवासियों की बात करें तो स्थानीय निवासी भी स्तब्ध हैं कि इस प्रकार की घटना कई किलोमीटर तक अगर कोई घसीट सकता है किसी को, तो उसके बाद सवाल उठता है दिल्ली पुलिस पे, जिसने नए साल पर कई वादे किए थे, बताया था कि आला अधिकारी से लेकर पूरा अमला सड़कों पर होगा, लेकिन उसके बाद भी इतनी घटना हो जाती है तो सवाल निशान तमाम उसके बाद उठते हैं पुलिस प्रशासन पे भी। ये बात करते हैं उनके भाई से। कई सीसीटीवी सर सामने आ रहे हैं एक के बाद एक, जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि लड़की को घसीटा जा रहा है और विजुअल सामने आ रहे हैं उसकी गाड़ी के लगातार घूमने, कई घंटे तक गाड़ी घूमी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस नदारत रही सड़कों पर।
पुलिस तो आई भी नहीं, पुलिस को तो बॉडी कहीं मिली है और स्कूटी कहीं मिली है, और कम से कम स्कूटी और बॉडी का तो डिफरेंस 5 से 7 किलोमीटर के बीच में था, ये डिफरेंस था। पर जो उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था वो लड़का 1-1.5 घंटे तक उसने पीछा करा, 5-7 किलोमीटर तक के दायरे में पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे? आप बताइए सर। सीसीटीवी सामने आए हैं एक हिट करने के बाद से लेकर तमाम सीसीटीवी, इसके बाद सवालिया निशान उठ रहा है। सर अब वही है कि पुलिस वाले तो लापरवाही कर रहे हैं सरासर से। हम तो सीबीआई को ये छानबीन चाहते हैं। आप देख सकते हैं लगातार परिजनों के दिलों में रोष है, और मैं नजर अपने कैमरामैन से पैन करूंगा कि आप देखिए इन निगाहों को देखिए जो पूरी तरह से स्तब्ध हैं। कितनी बड़ी घटना वो भी देश की राजधानी दिल्ली में हो जाती है, और दिल्ली पुलिस लगातार सवालों के घेरे में होती है। इनकी निगाहें आप देखेंगे तो वो दिल्ली पुलिस से लगातार सवाल कर रही हैं कि कैसे कई किलोमीटर तक लड़की को घसीटा जाता है और दिल्ली पुलिस इससे पूरी तरह से अनजान रहती है जी। और सबसे बड़ा सवाल इस घटना में ये उठ रहा है कि लगातार परिजन से लेकर तमाम लोग उसकी जांच के दायरे में लगातार सवाल उठा रहे हैं, और अब तो आलम ये हो गया है कि परिजन इस जांच को सीबीआई के हवाले करने की अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आनंद, पूरी गुत्थी उलझी हुई है, सवाल कई हैं, अब तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं वो दिल्ली पुलिस पर उठ रहे हैं। तो सीधे सुल्तानपुरी थाना लिए चलते हैं, जहां हमारी सहयोगी पलक प्रकाश भी हमारे साथ बनी हुई हैं। लगातार सुबह से पलक तमाम अपडेट्स वहां से भी हम तक पहुंचा रही है, दर्शकों तक पहुंचा रही है। पलक, फिलहाल स्थिति क्या है? ये वही थाना है जहां आरोपियों को रखा गया, ये वही आरोपी जो एक लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार है। कहानी अपनी अलग बताते हैं, परिजनों के लिए उस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल स्थितियां क्या है? पलक, आपके पास लौटूंगी, लेकिन कंजावला कांड पर बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। आरोपियों ने युवती को 8 नहीं बल्कि 13 किलोमीटर तक घड़ीसा था। सुल्तानपुरी थाने के एसएचओ ने जानकारी दी है। घसीटने की पूरी तरह से जख्मी युवती, जिसकी बाद में लाश मिली। शराब पीने की भी पुष्टि हुई, आरोपियों ने शराब पी रखी थी। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइव का भी केस है, और तमाम भी आरोप सोनिका यहाँ पर, जहां अब दायरा भी बढ़ गया है। 13 किलोमीटर का एरिया बताया जा रहा है। करने में ये बात सामने आई कि उस कार का एक स्कूटी के साथ सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट हुआ था। इंसिडेंटली एसएचओ सुल्तानपुरी और उनकी टीम जो पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्होंने भी सुल्तानपुरी के एरिया में एक टूटे हुए स्कूटी को रिकवर किया था। जब कंझावला से इन्फॉर्मेशन आई, देन वी कुड लिंक कि एक्सीडेंट में जो स्कूटी और जो विक्टिम थे वही महिला कंझावला के एरिया में ट्रेस हुई हैं। इसमें कार में बैठे हुए 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। तो लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पलक, अब ये बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग के दौरान स्कूटी बरामद कर ली गई, लेकिन यही पेट्रोलिंग टीम उस वक्त कहाँ थी जब इस लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया? रात का अंधेरा था, 31 दिसंबर की रात थी। जाहिर है कि सड़कों पर पुलिस की तैनाती मेजर थी। ठीक है पलक, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त सीधा रुख करते हैं जो शीजान का जो परिवार है, जो कि तुनिशा केस में आरोपी है, उसका परिवार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कोई चीज नहीं निकल के आया है जहां पे शीजान या तुनिशा के बीच में किसी भी तरह का आपस में कोई मतभेद थे। वो दोनों लाइफ में मूव ऑन हो चुके थे, लेकिन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तुनिशा सेट पे सबसे छोटी थी, बाकी जितने भी एडल्ट को स्टार एक्टर थे उनमें, जिस वजह से उसका ख्याल रखा जाता था। और शीजान का खुद का एक भाई 22 साल का ऑटिस्टिक है। हम खुद एक एम्पैथेटिक फैमिली हैं, हम काइंड फैमिली हैं। हमारे घर में ये सब चीज क्या होती है, एंजाइटी क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है, इन सब चीजों से हम अवगत हैं, और हम उन सब चीजों को संवेदन से देखते हुए उसका ख्याल रखते हैं। तुनिशा जितने वक्त हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ या सेट पे रही है, वो हमेशा सुखी खुशी से रही है। जब भी हमारे साथ है, कभी दुखी नहीं थी वो। उनके माँ ने और उनके सो कॉल्ड पवन शर्मा, जो अपने आप को उनका मामा कहते हैं, पवन शर्मा तुनिशा के फॉर्मर मैनेजर थे, और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया था 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे, तुनिशा के ऊपर बहुत ही हार्श रहा करते थे वो। तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी आरोप आप मीडिया के सामने आज तक आए हैं, सभी आरोपों को आप देख लीजिए। तुनिशा की मां कम, पवन शर्मा ने ज्यादा आरोप लगाए हैं।
ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है, जो पुलिस ने डे 1 से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आरोप लगाया गया है कि तुनिशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे। जहां तक हिजाब का सवाल है, आप 21st एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्तान काबुल का, अली बाबा दास्तान काबुल का 21st एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था। वो कॉस्ट्यूम का फोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहां पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और वो फोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहां पे सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश किया गया है। हमारे पास वो सबूत हैं, आप सभी को जिसको चाहिए हम दे देंगे, हमसे ले सकते हैं। सेकेंडली, जहां तक उर्दू वाली बात है, हिजाब वाली बात है, दरगाह वाली बात है, वो उनके परिवार आपके सामने रखेंगे। चौथी बात पे आते हैं हम। तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी मां इन चीजों को बहुत अच्छे से जानती है। तुनिशा के पिताजी के देहांत के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी। तुनिशा ने अपने पिताजी के साथ जो लास्ट बर्थडे मनाया, उसके बाद आज तक खुशी से कोई बर्थडे नहीं मनाया है। ये फर्स्ट बर्थडे अपना खुशी से मनाने वाली थी। तुनिशा की मां का और संजीव कौशल जी का क्या संबंध है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बट पूरा तुनिशा को जो कंट्रोल करते थे, डोमिनेट रखते थे, वो है संजीव कौशल